नमस्कार श्रोताओं। द डिफरेंस बिटवीन द इम्पॉसिबल एंड द पॉसिबल लाइज इन अ पर्सन्स डिटर्मिनेशन। जी हाँ श्रोताओं, ये शब्द हैं सुप्रसिद्ध अमेरिकी बास्केटबॉल खिलाड़ी टॉमी लेसोर्डा के। जी हाँ श्रोताओं, खेल की दुनिया ऐसी है जहाँ खिलाड़ी अपनी मेहनत और दमखम से असंभव को भी संभव बना देता है। खेल के मैदान में अपनी मेहनत और लगन से खिलाड़ी वो मुकाम हासिल करता है जो किसी के लिए प्रेरणा का स्रोत हो सकता है। हर चैंपियन के पीछे छुपी होती है उसकी मेहनत की अनटोल्ड स्टोरी। जी हाँ, इसलिए खेल और खिलाड़ियों की इन्हीं सब बातों और खेल जगत की तमाम खबरों को लेकर हम आते हैं आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन में रोज शाम 7:20 पर। तमाम खेल खबरों का विश्लेषण और उन पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार मलय नीरव। मलय नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले चर्चा करते हैं इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच जो 3 मैचों की सीरीज चल रही है उसका तीसरा और अंतिम टेस्ट मैच साउथहैम्पटन के द रोज बाउल में खेला जा रहा है। आज मैच का तीसरा दिन है। अब तक इंग्लैंड पहले बल्लेबाजों और बाद में गेंदबाजी के शानदार प्रदर्शन के दम पर मजबूत स्थिति में पहुंच गया है। टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट पर 583 रन का मजबूत स्कोर बनाया। टीम की तरफ से जैक क्रॉली ने डबल सेंचुरी और जोस बटलर ने शानदार शतक जड़ा। इस बड़े लक्ष्य के आगे पाकिस्तान की टीम की शुरुआत बेहद खराब रही और टीम का टॉप ऑर्डर इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों के आगे लड़खड़ा गया। बारिश की वजह से मैच के तीसरे दिन जल्दी लंच ब्रेक घोषित कर दिया गया है। पाकिस्तान ने इस समय अगर हम देखें तो 5 विकेट खो चुके हैं और इस समय का 101 रन बनाए 101 रन बनाए हैं। ताजा समाचार जो हमारे पास है, और जिस तरीके से एक के बाद एक विकेट पाकिस्तान के गिरते गए, इसमें एंडरसन ने शान मसूद, आबिद अली, बाबर आजम और असद शफीक को पेविलियन का रास्ता दिखाया, तो वहीं फवाद आलम को बेस्ट ने 21 रन के स्कोर पर पेविलियन पहुंचा दिया। तो जिस तरह का इस समय पाकिस्तान की जो हालत है, क्या कुछ लग रहा है मलय आपको? देखिए, बहुत ही कमजोर दिख रही है पाकिस्तान की टीम, और जिस प्रकार से एंडरसन ने शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन किया, आपको पता है कि वो एक ऐतिहासिक उपलब्धि की कगार पर खड़े हैं। 600 विकेट से कुछ ही विकेट दूर रह चुके हैं वो और ऐसे में कहना ही होगा कि इंग्लैंड की टीम ने जिस धैर्य और जिस शक्ति और संकल्प का परिचय दिया है, पाकिस्तान की टीम कुछ खास कर नहीं पाया, सिवाय अगर हम बात करें अजहर अली की, जो अभी भी नॉट आउट हैं। उन्होंने 40 रन बनाए हैं, 125 गेंदों का अब तक सामना किया है। तो उनके अलावा कोई भी बल्लेबाज अब तक उनका टिक नहीं पाया है। फवाद आलम से उम्मीद थी कि वो अच्छा करेंगे, लेकिन 21 रन के स्कोर पर वो भी पेविलियन लौट गए। तो अगर आप कुल मिलाकर पाकिस्तान का प्रदर्शन जो अब तक कर रहा है उसे देखें तो अवश्यंभावी, हालांकि क्रिकेट में कोई भविष्यवाणी नहीं करनी चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की टीम फॉलो ऑन से बचना उसके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। बिल्कुल, और सीरीज में इंग्लैंड ने 1-0 की बढ़त बनाए रखी है। दूसरा भी उसके पक्ष में काफी हालात दिख रहे हैं। इंग्लैंड ने पहले मैच में पाकिस्तान को 3 विकेट से हराया था, जबकि दूसरा मैच बारिश के कारण ड्रॉ हो गया था। अब ये इंग्लैंड की पूरी कोशिश होगी कि इस सीरीज को 2-0 से वो जीत जाए, और जिसकी काफी आसार, जैसा कि आपने भी कहा कि फॉलो ऑन के चांसेस भी काफी कुछ बन रहे हैं यहाँ पे। और इस मैच में जिस तरह से अगर हम बात करें कि एंडरसन और जैक क्रॉली की बहुत बड़ी भूमिका रही, इन्होंने डबल सेंचुरी लगाई, 267 रन बनाए, काफी बड़ा स्कोर रहा। 393 गेंदों में 267 रन। आपको पता है कि क्रॉली एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो अभी तक बहुत नहीं चल पाए थे, जिनसे उम्मीद तो थी, जो लगता था कि उदीयमान सितारा एक ब्रिटेन की आकाश, इंग्लैंड के आकाश पर आया है और बहुत चमकेगा। लेकिन अगर आप क्रॉली को देखें नजदीक से, उनकी अभी तक की पारियों को देखें, तो आपको पता चलेगा कि ये उनकी बहुत ही शानदार, अब तक की बेहतरीन, सबसे अच्छी पारी रही है, क्योंकि वो जिस प्रकार से, जिस तेज गति से रन बनाने के लिए जाने जाते हैं और टेस्ट मैच खेलने जब उतरे हैं, तो उनसे ये उम्मीद थी कि वो कुछ न कुछ ऐसा दिखाएंगे कि करके दिखाएंगे। क्योंकि आपको मैं एक बात बताऊं सिद्धार्थ जी, कि इंग्लैंड में बहुत कम उम्र में किसी को खेलने का मौका नहीं मिलता,
और जिस प्रकार से क्रॉली को कम उम्र में खेलने का मौका मिला, उन्होंने इस मौके का भरपूर फायदा उठाया और फायदा उठाकर उन्होंने आज ये साबित कर दिया है पाकिस्तान के खिलाफ कोई साधारण बात नहीं है कि आपने वहां खड़े होकर 267 रन बना लिए हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। और मैं साथ साथ बात करना चाहूंगा बटलर की भी, जिन्होंने 152 रन बनाए। मगर अगर आप कल तुलना करें तो 311 गेंदों में 152 रन बटलर ने बनाए और 393 गेंदों में 267 रन क्रॉली ने बनाए। तो आपको पता चलता है कि किस गति से उन्होंने रन बनाए। अगर आप उनका स्ट्राइकिंग रेट देखेंगे तो जो टेस्ट मैच में अगर 68 आपकी स्ट्राइक रेट हो तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो इस प्रकार से वो टेम्परामेंट का भी उससे अंदाजा मिलता है। जो सुनील गावस्कर ने अभी कहा है ना रोहित के बारे में कि मैं भी चाहता था कि रोहित की तरह बहुत तेज गति से सलामी बल्लेबाज के रूप में रन बनाऊं, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं पाया क्योंकि वो हिम्मत नहीं जुटा पाता था कि कहीं आउट ना हो जाऊं। तो इस तरह के खिलाड़ी जो होते हैं धुआंधार खेलने वाले, जिनके बल्ले से पटाखे उड़ते रहते हैं, फुलझड़ियां निकलती रहती हैं एक के बाद एक, तो उसमें मुझे लगता है कि क्रॉली ने अपनी जगह पक्की कर ली है एक अंतर्राष्ट्रीय। और उन्होंने ये कहा है कि वो अभी ऋषभ पंत के साथ खेलने के लिए अभी आईपीएल में वो खेलेंगे, तो दोनों बिल्कुल आतुर हैं क्योंकि उनका मानना है कि ऋषभ पंत भी बहुत धुआंधार गति से खेलने वाले खिलाड़ी। तो ये बड़ा दिलचस्प होगा ये देखना कि दोनों खिलाड़ी जब आपस में मिलेंगे तो कौन सा रंग दिखाते हैं। लेकिन जहां तक जैसा कि मलय आपने कहा कि जो जैक क्रॉली और जोस बटलर, अगर इन दोनों बल्लेबाजों की अगर हम बात करें तो इंग्लैंड की एक जो सशक्त बल्लेबाजी थी उसमें बहुत बड़ा इनका योगदान रहा। बाकी कोई खिलाड़ी खास नहीं चल पाए। और इसके बाद अगर गेंदबाजी की बात करें तो जिस तरह से एंडरसन ने जो कारनामा कर दिखाया कि शुरुआती जब आप 4 विकेट ले लेते हैं तो टीम के ऊपर इतना बड़ा दबाव बना देते हैं कि जब आपकी अग्रिम पंक्ति धाराशायी हो जाती है तो पीछे से के खिलाड़ियों को अपने आप उनका मोरल बहुत डाउन हो जाता है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। और उसमें एक बात और ध्यान देने योग्य है कि जो वहां का मौसम है, जिस तरह से बार बार बारिश हो रही, आज भी बारिश के कारण खेल रुका था, तो इसको अगर आप देखेंगे ना तो फिर आपको लगेगा कि जो आसमान पे जब काले बादल होते हैं, जब इस प्रकार के मौसम में तेज गेंदबाजों को जो मदद मिलती है, जिस तरह से गेंद घूमती है, उसका पूरा फायदा एंडरसन ने उठाया। क्योंकि जो लेट 3 विकेट उन्होंने कल लिए थे, कमर तोड़ दी बिल्कुल पाकिस्तान की टीम की, और वहीं से फिर संभल नहीं पाई टीम। तो ऐसे में जो उनका योगदान है, क्योंकि जब 11 ओवर बचे थे दिन के, तो जो रूट ने जब डिक्लेयर किया था अपनी पारी को, तो उस समय 11 ओवर बचे थे। और उसके बाद जो न्यू बॉल से एंडरसन की जो नए गेंद से जो स्पेल थी, वो तो ड्रीम स्पेल वैसा कहां देखने को मिलता है। क्योंकि दोनों सलामी बल्लेबाजों को उन्होंने नई गेंद से एकदम चलता किया, तुरंत शामियाना दिखाया, और फिर उसके बाद 3 विकेट पर 24 रन के साथ लड़खड़ाती नजर आ रही पाकिस्तान की टीम को आज जमने नहीं दिया उन लोगों ने। बिल्कुल, तो इस पर हमारी पूरी नजर रहेगी, हम आपको ताज़ा अपडेट देते रहेंगे। और इसके बाद अब हम क्रिकेट की ही चर्चा करेंगे और बात करते हैं आईपीएल की। दिल्ली कैपिटल्स टीम के भारतीय खिलाड़ी आईपीएल के 13वें सत्र के लिए आज दुबई पहुंच गए। आईपीएल का आयोजन 19 सितंबर से 10 नवंबर तक संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में किया जाना है। यूएई पहुंचने पर खिलाड़ियों को 7 दिनों तक क्वारंटीन में रहना होगा, जो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया यानी एसओपी का हिस्सा है। खिलाड़ियों को 7 दिनों के क्वारंटीन के दौरान पहले, तीसरे और छठे दिन कोरोना टेस्ट कराना होगा और सभी टेस्टों के नतीजे निगेटिव आने पर खिलाड़ी जैविक सुरक्षा प्रोटोकॉल के अंतर्गत आएंगे और ट्रेनिंग शुरू कर सकेंगे। तो जहां पे एक और आईपीएल का अगर हम देखें, जिस तरीके से जो है एक कलरफुल एक टूर्नामेंट माना जाता है, तो इसको इतने प्रिकॉशन के साथ किया जा रहा है और साथ में जो जैविक सुरक्षा प्रोटोकॉल है, इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, कोरोना ने ऐसा कहर बरपाया है कि हर खेल की यही हालत है। आप चाहे क्रिकेट को देख लें, फुटबॉल को देख लें, इसमें 2 बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हैं। एक ये कि जहां अब जैसे आपने देखा कि गेंद में थूक लगाने पर जो प्रतिबंध है, वो कितना बड़ा प्रतिबंध है। क्योंकि जब गेंदबाज गेंद करता है तो उसको गेंद की जो शाइन है उसको बार बार उसमें थूक लगाकर और उसको करते ही पूरे दुनिया में
बरसों से चला आ रहा है। तो जब आप इस तरह के प्रतिबंध लगाते हैं, जो कि लगाना लाजमी है, क्योंकि कोरोना के कारण जो एक तरह से परेशानियां होने की संभावना है, उनको देखते हुए लाजमी है कि ऐसा करना चाहिए। मगर इससे खेल का मजा थोड़ा सा तो किरकिरा हो ही जाता है। मगर मजा किरकिरा होने की बात तो ये भी है ना कि जब आप एक खाली स्टेडियम में खेलते हैं, जहां दर्शकों की संख्या बड़ी सीमित रहती है। जैसे कि आपने देखा कि फुटबॉल में जब मुकाबला हो रहा था फाइनल, तो आज अहले सुबह कल देर रात, तो उस फुटबॉल मुकाबले में भी जहां 40,000 दर्शक होते थे, फुटबॉल के मैचेस मैंने यूरोप में देखे हैं, यूरोपा जैसे टूर्नामेंट में, और यूरोप में छोटे छोटे क्लब के भी मैच होते हैं ना, तो पागल हो जाती है। बिल्कुल पैशन है लोगों का, मारपीट हो जाती है, हंगामा बरसने लगता है, ऐसा हो जाता है जैसे कि, और उसमें आपने देखा कि कल उस 40,000 की कैपेसिटी वाले में 40 लोग थे। तो उसमें कैसे वो जो शांति, वो जो चुप्पी थी, वो कहीं वो फुटबॉल में जो सुनापन नजर आया, बहुत बिल्कुल। तो इसलिए पूरी दुनिया में खेल का जो एक वातावरण है, एनवायरमेंट है, वो बदल गया है। मगर खुशी की बात फिर भी ये है कि खेल होने लगे हैं, ये बड़ी भारी बात है। और मलय जी, बिल्कुल जैसा कि होता है कि मौसम कैसा भी हो, जैसा कि आपने बताया कि किस तरह से एक विपरीत परिस्थितियों में खिलाड़ी को खेलना पड़ता है, उसको अपना जज्बा बरकरार रखना होता है, कितनी भी विपरीत परिस्थितियां आए, प्रतिकूल हो जाएं वो, लेकिन जिस तरीके से टीम ने अपना जज्बा दिखाया है, तो यहाँ भी वही चीज है कि हालात जरूर कोरोना के हैं, लेकिन खिलाड़ियों के उत्साह में कहीं कोई कमी नजर नहीं आ रही है, और वो बिल्कुल उसी तरह से खेलने के लिए तैयार हैं, उत्सुक हैं ट्रैक पर आने के लिए, जिस तरह से वो पहले खेलते थे। सिद्धार्थ जी, देखिए, कोई भी खिलाड़ी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी है ना, उसके जीवन में दूसरा कोई काम ही नहीं होता। वो अपनी बॉडी को, अपने स्किल को लगातार उसको विकसित करने में जुटा होता है, अपनी फिजिकल फिटनेस को बनाने में जुटा होता है। अब आप सोचिए कि जिसको खेलने की आदत है उसको आप कमरे में बंद कर दें, जो यहाँ छोटे मोटे जो हमारे खिलाड़ी हैं, क्लबों के, छोटी जगहों के, मोहल्लों के, जो जिम में जाकर अपनी फिटनेस बरकरार रखना चाह रहे थे, उनसे अगर आप बात करेंगे तो उनके लिए बस एक ही चीज है कि भाई जिम हम नहीं जा पा रहे हैं, हम व्यायाम नहीं कर पा रहे हैं, हम प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में जब खिलाड़ी को सिर्फ जज्बे से खेल नहीं होता, जज्बे के साथ साथ आपकी जो शारीरिक संरचना है उसको खेल के अनुरूप बनाए रखने के लिए फिटनेस, स्फूर्ति, इस सब की जरूरत पड़ती है। तो उसमें ये बहुत जरूरी है कि आप अपने को इस तरह से ढालें। तो जब ढालने का मौका आपको नहीं मिलता है तो मुश्किल हो जाती है। बिल्कुल। और क्रिकेट से ही जुड़ी अब हम एक अगली खबर की बात करेंगे, और जैसा कि हम लोग ऑफ माइक चर्चा कर रहे थे, दिनेश कार्तिक ने कहा है कि अगर गेंदबाजी छोर पर खड़े बल्लेबाज क्रीज के बाहर रहता है और उसे गेंदबाज रन आउट कर देता है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि इसमें किसी नियम का कोई उल्लंघन नहीं हो रहा है। जहां तक खेल भावना का प्रश्न है तो खेल नियमों के आधार पर चलना चाहिए जो लिखित रूप से स्थापित हैं। रिकी पॉन्टिंग ने इससे पहले ऐसा कहा था कि इस प्रकार के रन आउट को लेकर वो भारतीय गेंदबाज अश्विन से दो टूक बात करेंगे, क्योंकि अश्विन ने इस तरह के रन आउट पहले भी किए हैं। इसको लेके काफी चर्चा चल रही है खेल जगत में, क्रिकेट जगत में। तो क्या कुछ मलय आप कहना देखिए, इसको मार्केटिंग कहते हैं, क्योंकि ये एमसीसी ने एक बयान दिया था कि इस तरह से जब आउट करते हैं आप, जब जिसको कहते हैं कि औचक खिलाड़ी पकड़ा जाता है क्रीज के बाहर और गेंदबाज देखता है कि अरे ये क्रीज के बाहर, उसको आउट कर देता है, तो ऐसे में खेल भावना का उल्लंघन हो रहा है। नियमों का भले उल्लंघन ना हो रहा हो, खेल भावना का उल्लंघन हो रहा है। अब देखिए, कार्तिक ने जो बात कही है वो बात मुझे तो झचती है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि देखिए, ब्लैक एंड व्हाइट से खेल होता है, ग्रे से नहीं होता। जो श्वेत श्याम है उसी में आपको डिसाइड करना है, मतलब जो लिखित में है आपके पास नियम। अब आप कह रहे हैं कि खिलाड़ी गलती से 2 मीटर आगे निकल गया और आपने मौके की तलाश में थे, आपने देखा कि इसने पैर बाहर रखे हुए, आपने आउट कर दिया। वो बेचारा बिल्कुल भौचक रह गया और आउट होकर चला गया। नियमतः आपने गलत नहीं किया, लेकिन एक बात है कि इसमें आपने खेल भावना का उल्लंघन किया। अब दिनेश कार्तिक ने जो बात कही है, उसने ये कहा है कि सपोज कीजिए कि वो खिलाड़ी 2 मीटर की दूरी पर बार बार जा रहा है
2 मीटर की दूरी आगे निकल जा रहा है और उसको जी। सिर्फ इसीलिए छोड़ दिया जाए क्योंकि वो खेल भावना का उल्लंघन, तो गेंदबाज खेल भावना का उल्लंघन ना करे और बल्लेबाज अगर कर रहा है तो कैसे ये आप डिस्टिंग्विश करेंगे दोनों जी। में, कैसे अंतर करेंगे कि गेंदबाज खेल भावना का उल्लंघन नहीं कर रहा और बल्लेबाज कर रहा है या फिर इसके विपरीत ये कर रहा है और वो नहीं कर रहा है। तो भावनाओं के आधार पर मैच के फैसले नहीं होने चाहिए। जी। बाकी बात सही है कि अगर देखिए नैतिकता के आधार पर थोड़ी देर के लिए अगर कुछ ऐसा होता है जिसमें मान लीजिए कि वो बाहर है, घूम रहा है, टहल रहा है और उसको पता है कि मुझे कोई आउट नहीं करेगा और उसने आपने आउट कर दिया, मगर वो कौन तय करेगा कि वो जानबूझकर बाहर था या नहीं था। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले खेल की ओर और अब बात करते हैं यूरोपा लीग चैंपियनशिप की, जिसके कल हुए फाइनल मैच में स्पेन के क्लब सेविला ने इटली के क्लब इंटर मिलान को 3-2 से हराकर खिताबी जीत हासिल की। सेविला रिकॉर्ड 6ठी बार यूरोपा चैंपियन बना है। फाइनल मैच के 74वें मिनट में लुकाकू ने ऑन गोल किया जो इंटर मिलान के ऊपर भारी पड़ा और सेविला यूरोप लीग चैंपियन बन गया। सेविला के लिए पिछले 7 सत्र में ये चौथा खिताब है। लुकाकू ने कल मैच के 5वें मिनट में पेनाल्टी को गोल में बदलकर इंटर मिलान का खाता खोला, लेकिन इसके बाद लुक डी जोंग ने 12वें और 33वें मिनट में गोल कर सेविला को 2-1 से आगे कर दिया। हालांकि ये बढ़त ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सकी और डिएगो गोडिन ने 35वें मिनट में स्कोर 2-2 से बराबर कर मैच में इंटर मिलान की वापसी कर दी। बेल्जियम के लुकाकू ने मैच के 74वें मिनट में ऐतिहासिक गोल किया और सेविला की बढ़त को 3-2 कर दिया और ये मैच सेविला के लिए खिताबी जीत साबित हुआ। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग मुकाबला था। सेविला ने अब तक सबसे ज्यादा 6 और मिलान ने 3 बार यूरोपा खिताब जीता है। कई मायनों में ऐतिहासिक था ये जी। एक तो ये भी था कि लॉन्गेस्ट सीजन आज तक इतना कभी हुआ नहीं, कभी देखा नहीं गया। कोरोना के कारण टलता रहा और 2019-20 अब का जो मुकाबला होना है वो अभी भी जारी था और फाइनल आज अहले सुबह खत्म हुआ। तो जो 2020-21 का सेशन शुरू हो रहा है वहां पे पिछले साल का सेशन खत्म हो रहा है। इतने लंबे समय तक ये चला, यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और आपने देखा कि जो उनके मैनेजर हैं जुलियन लोपेटेगी, वो रोने लगे, बिल्कुल आंखों से आंसू की धारा ऐसी कि देखा नहीं होगा किसी ने पहले। और वो जो क्षण थे उनके लिए वो अपने अविस्मरणीय क्षणों में से एक थे, क्योंकि उन्होंने एक बार फिर ये करके दिखा दिया था कि यूएफए कप, यूरोपा लीग जिसको हम कह सकते हैं, उसमें जो 3-2 की ये विजय थी वो 6ठी बार उन्होंने ऐसा किया था। और आपको एक बात बता दूं, सेविला ने आज तक इस लीग का एक भी फाइनल मुकाबला उसमें हारा नहीं है। सेविला की टीम हारी नहीं है, उसमें कोई भी मुकाबला ऐसा नहीं हुआ है जिसमें हारी है। और उसके बाद सिर्फ इतना ही नहीं कि उन्होंने सिर्फ कोई हार का मुंह नहीं देखा इसमें, और ये 6ठी बार उन्होंने जीता। और इसमें जिस तरह से उन्होंने ये किया है 2006, 2007, 2014, 2015, 2016, 2020, मतलब 6 बार लगातार, इसीलिए शायद कहते हैं लगातार। तो इस तरह से बहुत ही शानदार जीत। और मलय जी, सबसे बड़ी बात ये होती है कि एक बार जब आप जीतते हैं तो कहते हैं कि बाई डिफॉल्ट गलती से आपने जीत लिया, लेकिन चैंपियन बने रहने के लिए बार बार जीतना पड़ता है। सबसे बड़ी बात, जैसा कि आपने कहा कि आप फाइनल तक पहुंचते हैं और लेकिन कभी भी मतलब ऐसा नहीं हुआ कि आप फाइनल में पहुंचने के बाद कोई गलती नहीं करते हैं और हमेशा खिताबी जीत हासिल करते हैं। एक बात और बताऊं आपको, उससे भी बड़ी बात, क्वार्टर फाइनल में पहुंचने के बाद इन्होंने कभी हार का मुंह नहीं देखा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट जो आपने हमारे श्रोताओं से साझा किया। और मतलब एक चीज और बताएंगे चैंपियन लीग के बारे में। यूएफए चैंपियन लीग का फाइनल मैच आज पेरिस सेंट जर्मेन और बायर्न म्यूनिख के बीच आज रात खेला जाएगा, लेकिन समय अब हमारे पास नहीं है कि हम इस कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। मलय, आप हमारे स्टूडियो में आए और तमाम खेल खबरों पर आपने हमसे चर्चा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। श्रोताओं, कल शाम 7:20 पर दोबारा आपसे मुलाकात के वायदे के साथ अनुमति दीजिए अपने होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह को। आप सुनते रहें AIR FM गोल्ड, और आप दोबारा इस कार्यक्रम को सुनने के लिए लॉगिन करें newsonair.com पर। नमस्कार।